Hello students, welcome to my YouTube channel Jennifer Gar Can Help myself Miss Priya, and I'm here with my class 10th video. The subject is history and the topic is the revolutionaries. So in our previous video we have discussed about the liberalism, what is the liberal nationalism stand for, and before that we have discussed about the rise of the middle class and the aristocrats. So those who are watching my video for the first time, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपडेट करूँ तो आपको इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके, तो हमने अपने वीडियो में लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था कि कैसे लिबरलिज्म जो वर्ड था उन्होंने अपने लिए उठाया, और इसके बाद हमने पढ़ा था कंजर्वेटिज्म, द कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 कि नेपोलियन को डिफीट करने के बाद जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने अपनी थिंकिंग को कैसे बदला, और फिर से उन्होंने जो एक नया यूरोप जो प्रिपेयर करने की प्लान किया, वो क्यों उनका जो कंजर्वेटिज्म का जो मेन एम आया वो ऑटोक्रेटिक क्यों आया। हमने देखा था जो यूरोपियन पावर्स थे आपके, उन्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और क्या किया गया था, बर्बन डायनेस्टी को बिना टच किए उन्होंने फ्रांस को क्या किया था, चारों तरफ से लिमिट कर दिया था ताकि वो अपने पावर्स को अब बढ़ा ना पाए। नेपोलियन को डिफीट करने के बाद ये सब चीज़ें हुई थी। इसी तरह द रेवोल्यूशनरीज, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस टॉपिक में हम जानेंगे कि कैसे रेवोल्यूशन आया। ओके, ये कहीं ना कहीं जो हम टॉपिक ने हमने स्टार्ट किया द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये इसका लास्ट बेस लाइन है। इसके बाद हमारा क्या होगा, हर एक टॉपिक डिवाइड हो जाएगा, हम उसको फिर रीजन वाइज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, रेवोल्यूशनरीज का मतलब क्या होता है, रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांतिकारी, और रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति, और रेवोल्यूशनरीज का मतलब होता है जो क्रांति लाते हैं, क्रांतिकारी। ओके, तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं इंडिया के संग कि हमने देखा था जब हम नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ रहे थे तो हमारे यहाँ भी दो तरह के लोग देखने को मिले, एक मॉडरेट्स थे, एक एक्सट्रीमिस्ट थे। तो जिसमें हम बात करते हैं रेवोल्यूशनरीज जिन्होंने हमारे देश में लाए, उसमें हम आपका भगत सिंह का नाम ले सकते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद का, जिन्होंने क्रांतिकारी लाया था देश में। ठीक है ना, ये किसी भी तरह की वार्तालापों में बिलीव नहीं करते थे। इनका ये मानना था कि ये सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाते थे, छुप छुप के प्लानिंग करते थे और फिर जाकर धावा बोल देते थे। बिकॉज इनके लिए जो ये था कि हम चाहे वायलेंस करें चाहे नॉन वायलेंस, दैट डजेंट मैटर, इनका सिर्फ एक मकसद था, वो थी आज़ादी। सिर्फ और सिर्फ देश अलग हुए हैं, बाकी सबका कंसेप्ट जो है नेशनलिज्म का वो सेम ही रहा है। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट यूरोप, बट फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चाहे हमारा इंडियन नेशनलिज्म हो, सबके लिए स्ट्रगल का मतलब था फ्रीडम। ठीक है, ज़रा इस चैप्टर में भी हम जानेंगे कि दो तरह में क्या था, दो सेक्शन में डिवाइड हो चुका था यूरोप, एक कंजर्वेटिव और दूसरे रेवोल्यूनिस्ट। ओके, इस पूरे टॉपिक में दो बहुत इंपॉर्टेंट नेम आने वाले हैं। ऑलरेडी एक नाम हम पढ़ चुके हैं, ड्यूक मैटरनिच, और इसमें अब हम पढ़ेंगे जो दूसरा नाम है वो है हमारे कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट, गिस्पी मजानी। गिस्पी मजानी जो है, इनका क्या रोल रहा है, इन्हें क्यों रेवोल्यूशन चैप्टर में इंक्लूड किया गया, इस टॉपिक में क्यों इंक्लूड किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ इस टॉपिक को, इस वीडियो को बहुत शुरू से लेकर अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक जितना इंटरेस्टिंग है इतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार इससे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मेनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। ओके, अगर हम बात करते हैं 1815 की ना, तो इसे ईयर ऑफ रिप्रेशन भी कहा गया है। 1815 का जो ईयर रहा है, इस दौरान क्या रहा है, इसे ईयर ऑफ रिप्रेशन भी कहा गया है। क्यों कहा गया है, जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, लिबरल नेशनलिस्ट कौन थे, जो न्यू मिडिल क्लास जो अराइज हो रहे थे, ठीक है ना, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू, इंडस्ट्रियल मेथड के थ्रू अपने आप को न्यू मिडिल क्लास में कन्वर्ट कर रहे थे, जिन्हें लिबरल चाहिए था, लिबरलिज्म लाना चाहते थे, जो फ्रीडम चाहते थे, किसमें, इकोनॉमिक स्फीयर में भी और पॉलिटिकल स्फीयर में भी। तो क्या हुआ, जब 1815 में जब ऑटोक्रेसी धीमे धीमे अपनी चरम सीमा पर पहुंचने लगी, जब मोनार्कियल सिस्टम चारों तरफ यूरोप में फैलने लगा, क्योंकि यूरोपियन पावर्स को डिवाइड कर दिया गया था चारों तरफ से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से, तो कहीं ना कहीं लिबरल नेशनलिस्ट को लगा कि अब उनकी सत्ता बहुत मुश्किल में है, और कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था जो हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जो हम अपना प्रॉफिट कर रहे हैं, या जो डे बाय डे हम अपने आप को इन्हांस कर रहे हैं, ये कहीं मुश्किलात में आ जाए। तो उसकी वजह से जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, जो फ्रीडम चाहते थे, जो रेवोल्यूशन फील्ड से थे, जो थोड़े वॉलेंट टाइप के थे, उन्होंने अपने आप को अंडरग्राउंड कर दिया। सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रैंग अप इन मेनी यूरोपियन स्टेट्स टू ट्रेन रेवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज। तो क्या हुआ, इसके लिए उन्होंने कई तरह की सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई।
ठीक है ना, एक ऐसी सोसाइटी बनाई जो सीक्रेटली वर्क करती थी, लुप छुप के काम करती थी, मतलब फ्रंट फीट पे आके बात या काम नहीं करती थी। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, कई लोगों को इकट्ठा किया, उन्हें ट्रेन करना स्टार्ट किया कि जो रेवोल्यूशनरी, जो नेशनलिस्ट का जो आइडिया है वो हर एक जनता तक पहुंचाया कैसे जाए। नेशनलिस्ट का आइडिया होने का मतलब उनका मेन मकसद था कि जो किंग्स थे वो क्या करते थे, वो टेरिटरियल सिस्टम में, टेरिटरीज में वर्क कर रहे थे। ठीक है ना, इनकी किंगशिप कैसे चली थी, मोनार्कल सिस्टम टेरिटरी बेस्ड चल रही थी। बट जो रेवोल्यूशनिस्ट थे, जो आपके रेवोल्यूशन चाहते थे, उन्होंने क्या किया, उन्हें होल नेशन चाहिए था। मतलब वो पूरे के पूरे यूरोप को एज अ टेरिटरी नहीं देख रहे थे कि एक टेरिटरी हमने किसी और को दे दिया, दूसरा टेरिटरी हमने किसी और को दे दिया, नहीं, उन्हें पूरा पूरा होल यूरोप चाहिए था। वो यूरोप को एज अ नेशन देखना चाहते थे, हर एक सिटीजन को इक्वली ट्रीट होते हुए देखना चाहते थे। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मोनार्कल सिस्टम होता, ऑटोक्रेटिक्स को प्रिविलेजेस मिलती और बाकी जो लिबरल नेशनलिस्ट थे या फिर जो नॉर्मल कॉमन मैन थे उन्हें वो प्रॉफिट नहीं मिलता। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, ट्रेनिंग स्टार्ट की कि इस आइडिया को जगह जगह तक पहुंचाया जा सके। ओके, so to be revolutionary at this time meant a commitment to oppose monarchical forms that had been established after the Vienna Congress and to fight for liberty and freedom. जैसा कि हमने अपने लास्ट प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि ट्रीटी ऑफ वेना में डिस्कस किया गया था, उनके सारे डेलीगेशंस हुए और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने एक प्लान किया कि कैसे कैसे वो फ्रांस को लिमिट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जिन्होंने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ उस वीडियो को जाके देख लें ताकि आपका ये जो कंसेप्ट है वो और इजिली क्लियर हो सके। तो मेन मकसद क्या था रेवोल्यूशनरिस्ट का, लिबर्टी और फ्रीडम चाहिए थी उन्हें। ठीक है, मोस्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशनरीज आल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और कहीं ना कहीं जब वो रेवोल्यूशन स्टार्ट कर रहे थे, क्रांति स्टार्ट कर रहे थे यूरोप में, तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि अगर हम स्ट्रगल कर ही रहे हैं तो स्ट्रगल किस लिए कर रहे थे, वो फ्रीडम किस लिए चाहते थे कि लोग ऑटोक्रेसी में जो प्रिविलेजेस मिल रहे उससे उन्हें अबॉलिश किया जाए और जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं, जो मिडिल क्लास हैं, उन्हें भी वो प्रिविलेज मिले। ठीक है ना, सबको इक्वली देखा जाए और इस नेशन को, यूरोप को वो टेरिटरी बेस्ड ना देखे, वो एक एज अ होल नेशन देखना चाहते थे। तो यहाँ पे हमारे स्टार्ट होती है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग, गिउसेप्पे मज़ानी। One such individual who was the Italian revolutionary Giuseppe Mazzini, born in Genoa in 1807। अगर हम बात करते हैं जेनोवा की तो ये इटली का एक एरिया है। और गिuseppe Mazzini, जो मिस्टर मज़नी थे, वो 1807 में ये पैदा हुए थे। He became a member of the secret society at the कार्बोनरी। ठीक है ना, और इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन किया क्योंकि ये एज अ रेवोल्यूशनिस्ट वर्क कर रहे थे, तो इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन किया कार्बोनरी में। एज अ यंग मैन ऑफ 24, बहुत ही छोटी उम्र में, 24 साल कुछ खास उम्र नहीं होती है, ही वॉज सेंट इनटू एक्साइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग रेवोल्यूशन इन लिगुरिया। तो जब ये 24 साल के थे, मात्र 24 साल के थे, तो इन्हें एक्साइल कर दिया गया। एक्साइल का मतलब होता है देश से बाहर निकाल देना। इन्हें देश के बाहर निकाल दिया गया 1831 में। किस लिए, क्योंकि ये अटेम्प्ट कर रहे थे, क्रांति लाने की कोशिश कर रहे थे लिगुरिया में। तो इसके बाद क्या हुआ, जब ये फ्रांस गए, तो जब वो एक्साइल कर दिए गए थे यूरोप से, तो जब इटली से, तो जब वो फ्रांस गए तो उन्होंने अपने काम को रोका नहीं, उन्होंने वहाँ पे भी कई तरह की सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म की। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं। उन्होंने वहाँ पे भी कई तरह की सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म की, लमसम 2 सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की। और वहाँ पे भी वो इटली को कैसे यूनिफाइड कर सकते थे, कैसे वहाँ पे रेवोल्यूशन ला सकते थे, इसके लिए वो प्लानिंग कर रहे थे। ओके, he subsequently founded two more underground societies, first Young Italy in Marseilles and then Young Europe in Bern। ओके, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, या तो फिल इन द ब्लैंक्स, एज अ ट्रू फॉल्स यंग की जगह ओल्ड वर्ड यूज हो सकता है, या फिर इन केस वो आपके एज अ मैच द कॉलम भी पूछा जा सकता है। तो उन्होंने 2 सोसाइटीज कौन सी फॉर्म की थी, 1 मार्क्स में भी आ सकता है। तो पहला है यंग इटली इन मर्सिलिस एंड सेकेंड इज यंग यूरोप इन बर्न। ठीक है ना, तो उन्होंने 2 सोसाइटीज फॉर्म की थी जिनका नाम ऑलरेडी मैंने मार्क कर दिया है। हुज मेंबर्स वर लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड द जर्मन स्टेट्स। जिनके मेंबर्स कौन थे, जो यंग मैन थे, जो युवा जनता थी, जो युवा पीढ़ी थी, वो लोग ज़्यादातर इंटरेस्टेड हुए, वो ज़्यादा उस दो जो ये पार्टीज उन्होंने फॉर्म की थी, सोसाइटीज जो फॉर्म की थी, ज़्यादातर मेंबर्स उसके जो थे वो युवा थे, यंग थे, जो पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन स्टेट से बिलोंग करते थे। मज़नी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंटेड, वन मोर थिंग, आप इस लाइन को अंडरलाइन कर दीजिएगा, क्योंकि क्या होता है जब हमारे 5 मार्क्स में पूछा जाएगा तो आप एनसीईआरटी की 2 स्पेसिफिक लाइन, एक तो आपका फर्स्ट वन ये हो गया और लास्ट वन है जो ड्यूक मैट्रिक थे, डिस्क्राइब हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अ सोशल ऑर्डर। ये 2 लाइन आप 5 नंबर के लिए तो आप मार्क करके ही रखिए। इट इज़ नॉट नेसेसरी, आई एम नॉट सेइंग कि आप डिक्टो जाके जैसे आपके एनसीईआरटी में कहा वैसे ही प्रिंट कर दीजिएगा, नहीं, वैसे ही राइट डाउन नहीं करना है।
बट अगर आप ये लाइन को मार्क कर लेते हैं ना, तो ये आपके आंसर में 4 चांद का काम करेगा। ओके, वाई एम सेइंग दिस, क्योंकि जब हम थोड़े से वर्ड को एज इट इज कोट करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर बहुत खुश होता है। तो मज़ेनी की सोच क्या थी, उनकी बिलीव्स क्या थे रेवोल्यूशन को लेके? उनका ये मानना था दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, कि ये भगवान की ही मर्जी है कि वो चाहते हैं कि एक नेशन, एक जो देश है, वो नेचुरल यूनिट ऑफ क्या हो, मैनकाइंड हो, प्राकृतिक यूनिट हो, एक प्राकृतिक एक यूनिट हो जो मानव जाति के लिए है। उनका मानना ये था कि एज अ होल नेशन हमें वर्क करना चाहिए, मानव जाति सबके लिए, सारे व्यक्तियों के लिए, ना कि टेरिटरी बेस्ड है कि आप एक टेरिटरी लेके बैठ के आप दूसरी टेरिटरी नहीं। इसीलिए उनका जो मेन मकसद था रेवोल्यूशन लाइन का, वो ये था कि वो यूरोप को एज अ होल नेशन देखना चाहते थे, इटली को एज अ नेशन वो देखना चाहते थे। ओके, सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम्स। इसका रीज़न क्या था? इसीलिए वो चाहते थे कि जो इटली में जो छोटे छोटे पैचवर्क है, मतलब आधे टेरिटरीज किसी और के हैं, आधे टेरिटरीज किसी और के, मतलब एक पैचवर्क का, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था। पैचवर्क का मतलब क्या होता है? जब हम कोई कपड़ा लगा के या किसी कपड़े के ऊपर अलग से जब डिज़ाइन बनाते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं पैचवर्क। तो इसी तरह जब हम मैप देखते हैं, तो मैप में एक टेरिटरी कहीं और है, दूसरी टेरिटरी हमारा रीजन कुछ और है, तो जब वो ऐसे धब्बे धब्बे लगते हैं, तो वो नहीं चाहते थे कि इटली लाइफ टाइम के लिए ऐसा दिखे। उस पैच वर्क को हटाने के लिए वो जो स्मॉल स्टेट्स और जो किंगडम्स थे ना, अलग अलग राजाओं ने कैप्चर कर रखा था, वो उससे इटली को फ्री कराना चाहते थे, यूनिफाइड करना चाहते थे इटली को एज अ नेशन, ताकि वो पैच वर्क से फ्री हो जाए। सो दिस इज द बेसिक मेन रीजन बिहाइंड द रेवोल्यूशन ऑफ गुस्सेपी मज़ानी। ओके, तो ये लाइन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक सो एंड आई होप सो। अगर आपको इसके बाद भी कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताइएगा। ओके, इट हैड टू बी फोर्स्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक within a wider alliance of nations. This unification alone could be the basis of Italian liberty. Following his model, secret societies were set up in Germany, France, Switzerland, Poland, and Mazzini's relentless opposition to monarchy and his vision of डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव्स। तो क्या होता है कि जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं, जैसे हमने नेशनलिज्म इन इंडिया में भी देखा था कि जब एक बार कोई काम हमने स्टार्ट कर दिया था कि वो प्रोसेस डे बाय डे क्या हो रहा था और बढ़ता ही जा रहा था, वो स्ट्रगल लोगों के बीच तक में फैलता ही जा रहा था। ठीक यही चीज़ हमने फ्रांस में भी देखा था, जब जेकोबिन क्लब जब पहली बार वो जनरल स्टेट असेंबली से उन्होंने वॉकआउट किया था, थर्ड ईस्ट स्टेट के जितने भी मेंबर्स थे, तो क्या हुआ था, एक क्रांति वो भी लेकर आए थे, रेवोल्यूशन वो भी लेकर आए थे, मोनार्कियल को सिस्टम को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम में फिर डायरेक्टेड रूल्स में चेंज किया था। ठीक यही चीज़ें यूरोप और इटली में भी हो रहा था। क्या हो रहा था कि जब इन्होंने रेवोल्यूशन स्टार्ट किया मज़ेनी ने, तो कहीं ना कहीं उनसे इंस्पायर होके, ठीक है ना, उनसे इंस्पायर होके जो अदर स्टेट्स के जो लोग थे, अदर नेशंस के लोग थे, वो भी डट के खड़े हो गए कि अब उन्हें भी रेवोल्यूशन चाहिए था। और इसके लिए क्या हुआ, जगह जगह सीक्रेट सोसाइटीज़ बनने लगी। वो एरिया कौन कौन से थे आपके, किन किन लोगों ने इनको फॉलो किया था? जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड। तो ये भी इनके पीछे रेवोल्यूशन के लिए निकल पड़े। और कहीं ना कहीं जो ये मज़ेनी का जो एक बिना रुके जो ये काम चला था ना रेवोल्यूशन का, इसकी वजह से जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो लोग थे, जो कंजर्वेटिव्स थे, जो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो ये फॉर्म करना चाहते थे मज़ेनी, जो एक जनतंत्र लेके आना चाहते थे देश में, रिपब्लिकन नेशन बनाना चाहते थे, इन सब चीज़ों को देखो जो कंजर्वेटिव्स थे, जो ऑटोक्रेटिक्स थे, आपके जो ऑटोक्रेट्स थे, वो क्या हो गए, वो डर गए। दे गॉट फ्राइटेंड, वो डर गए, सहम गए। उन्हें लग रहा था कि अगर अब हम इनके रेवोल्यूशन को रोकेंगे नहीं, तो ये हम पे हावी हो जाएंगे और एक बार फिर मोनार्कियल सिस्टम हमारे हाथ से निकल जाएगा, टेरिटरी से हमारे हाथ से निकल जाएंगी। तो इसी के संवाद में इस मैट्रोनिक ने एक वर्ड कहा था। मैट्रोनिक ने क्या कहा, ही डिस्क्राइब्ड हिम एज द, हिम किसके लिए यूज़ किया गया है, गुस्सेपी मज़ानी के लिए उन्होंने बोला था दैट ही इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर। क्योंकि ये रेवोल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किसका रहा, मिस्टर मज़ानी का रहा। और इसी की वजह से मैट्रिक ने कहा, जिनको हमने किस में पढ़ा था, कंजर्वेटिव में पढ़ा था, उन्होंने क्या रोल प्ले किया था, उन्होंने जो ट्रीटी ऑफ वेना जो हुई थी ना, जो मीटिंग हुई थी, उसको मीटिंग को उन्होंने होस्ट किया था। जो एम्पायर, जो यूरोपियन पावर्स का जो मीटिंग हेल्ड हुई थी, ट्रीटी ऑफ वेना, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट के बाद जब उन्होंने डिफीट कर दिया था 1815 में, उसके बाद जितनी भी प्लानिंग हुई उसकी मीटिंग को किसने होस्ट किया था, ड्यूक मैटरनिक ने किया था। और ड्यूक मैटरनिक के ये वर्ड्स थे दैट ही इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर।
ही किसके लिए यूज़ किया गया था? मसैनी के लिए किया था। उन्होंने कहा था कि ये हमारे सोशल ऑर्डर मतलब कौन थे? जो ऑटोक्रेट्स थे। उन्होंने इसके लिए वर्ड यूज़ किया कि जो कंजर्वेटिव सोसाइटी है हमारी, जो टेरिटिकल सोसाइटी है हमारी, उसके लिए कौन खतरा है? गुस्से मसैनी, क्योंकि उन्होंने एक चिंगारी लगाई थी, सिर्फ एक हल्की सी क्रांति स्टार्ट करने की कोशिश की थी इटली के लिए। पर ये इटली से कहाँ फैल गया? जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में ये धीमे धीमे सारे चारों तरफ रेवोल्यूशन फैलने लगा। तो यहाँ पे आपका जो द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप था, इसकी बेसलाइन खत्म होती है, इसका आधार खत्म होता है। अब हम एक एक पॉइंट को क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, अलग अलग रीजन में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो दो व्यक्ति तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपकी मैट्रोनिक, जिन्हें हम आगे भी डिस्कस करेंगे, और गिउसेपी मेज़ानी जो था, आप प्लीज़ इन्हें भूलिएगा मत, क्योंकि जब हम यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़ेंगे तो हम इन्हें एक बार फिर से दोहराएंगे। सो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो क्लियर हो गया होगा। एंड स्टिल इफ यू गाइस आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, feel free to ask me. Okay, till then, take care of yourself, stay at home, and thank you for watching my video.